आप सभी को नमस्कार। हेल्थ टॉक की अगली सीरीज में हम लोग चर्चा करेंगे सिकल सेल रोग के बारे में। सिकल सेल रोग जो है एक आनुवंशिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलते जाती है। इसके लिए भारत सरकार ने 0 से 40 वर्ष तक के आयु समूह के लोगों का सिकल सेल जांच के लिए अभियान चलाया हुआ है एक मिशन की तरह से, और ये अभियान पूरे भारत देश में संचालित हो रहा है। तो आज हम लोग जानेंगे कि वाकई में ये सिकल सेल होता क्या है और कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका इलाज किस प्रकार से संभव है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सिकल सेल जो है अब पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। तो हम लोग जानेंगे कि सिकल सेल क्या है। बहुत से लोग सिकल सेल से बहुत घबराते हैं, है थोड़ा सा खतरनाक बीमारी, लेकिन इससे घबराने का ज़रूरत नहीं है। इसका जांच हमको कराना है और सिकल सेल जिस माध्यम से फैलता है उस माध्यम के चैनल को तोड़ने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। परिचय, ये सिकल सेल जो है खून संबंधी या खून में विकृति संबंधी बीमारी है जिसको हीमोग्लोबिनोपैथी कहते हैं। ये रक्त विकार के बीमारी है। ये रक्त विकार की जो बीमारी है हीमोग्लोबिनोपैथी, ये 2 टाइप का होती है। एक है सिकल सेल एनीमिया और दूसरा जो है थैलेसीमिया। तो आज हम बात करेंगे सिकल सेल के बारे में। सिकल सेल का अर्थ होता है सिकल। सिकल मतलब होता है हाशियाकार। हाशिया को इंग्लिश में बोलते हैं सिकल, और सेल अर्थात होता है कोशिका। तो जो हमारे हीमोग्लोबिन है जिसका आकार लगभग गोल होता है और हल्का लचीला होता है, पूरी तरह गोल नहीं होता। जैसे आप लोग डिस्क देखे हैं, छतरी का डिस्क होता है ना, या आप लोग चॉकलेट में एक एल्पेलिबेल चॉकलेट आता है, वो हल्का सा यहाँ पर गोल रहता है और यहाँ से हल्का सा दबा हुआ। इस प्रकार से हीमोग्लोबिन का उसका जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, ये रहता है। जब किसी व्यक्ति में रक्त विकार या आनुवंशिकी विकार हो जाता है तो ये जो गोलाकार संरचना हाशियाकार शेप में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रकार से अर्धचंद्राकार। तो इसी बीमारी को सिकल सेल कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए कि सिकल सेल क्या है। सिकल सेल एक आनुवंशिक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो हमारे जो ब्लड में पाए जाने वाले आरबीसी का आकार गोलाकार की बजाय हाशियाकार ले लेता है, तो उसे हम सिकल सेल कहते हैं। और ये जो आप सभी जानते हैं कि ये जो ब्लड है ये ब्लड कैपिलरीज में बहता है, और जब गोलाकार रहता है तो उसको बहने में आसानी हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये हाशियाकार रूप ग्रहण कर लेता है तो ये पूरे गुच्छे में हो जाता है और यहाँ पर फंसने के डर रहते हैं या फंस जाता है, जिससे हमारे शरीर में सूजन वगैरह हो जाता है। इसलिए इस बीमारी को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अब आइए देखते हैं कि सिकल सेल, यदि किसी व्यक्ति सिकल सेल रोग से प्रभावित है तो उनमें क्या क्या लक्षण होता है। सबसे पहले इसमें एनीमिया हो जाता है, मतलब एचबी है वो एचबी का डाउन, एकदम से डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिनों का होता है, लेकिन जैसे ही ये हाशियाकार सेल में परिवर्तित हो जाता है तो उसका जीवन अवधि ज़्यादा नहीं रहता, जल्दी ये टूट जाता है, इसलिए ख़त्म हो जाता है, इसलिए हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। दूसरी बात, ये जो है आरबीसी जो है गोलाकार रहता है और थोड़ा लचीला रहता है, लेकिन हाशियाकार जो सेल बन जाने की वजह से, अर्धचंद्राकार बन जाने की वजह से ये थोड़ा सा कठोर होता है और नालियों में जम हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में का जो है सूजन आना हो जाता है, सूजन आना प्रारंभ हो जाता है और हाथ पैर में दर्द होता है। इसलिए इसका जांच कराना हमें बहुत ज़रूरी है। अब इसका फैलाव विधि देखते हैं। आप लोग जान गए कि इसका कारण कैसा हो गया। अब हम देखते हैं फैलाव। फैलाव में ये जेनेटिक है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी फैलने वाला बीमारी है। ये मम्मी पापा से उसके बेटे में, उसके बेटे से उसके बेटे में फैलता रहता है जेनेटिक की तरह से। और ये बीमारी प्रारंभ में कैसे उत्पन्न हुआ होगा कि वाकई में हमारा जो शरीर का जो आरबीसी है वो गोलाकार की बजाय हाशियाकार का आकार क्यों धारण किया। तो इसके पीछे एक मान्यता है और ये सच भी है
कि जो ट्राइबल विलेज में रहने वाले लोग जो कभी मलेरिया से प्रभावित रहे हैं या कोई गंभीर बीमारी से प्रभावित रहे हैं, जो अपना इलाज समय पे नहीं करवाए, तो बाहरी जीवाणुओं या विषाणुओं के प्रति शरीर जो लड़ते लड़ते हैं वो आरबीसी उसका जो शेप है गोलाकार की जगह हाशियाकार हो गया है। तो ये जो बीमारी है अधिकतर ट्राइबल विलेजों में, जैसे छत्तीसगढ़ या ट्राइबल स्टेट में छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, इन राज्यों में अधिक पाया जाता है और एक विशेष समुदाय के लोगों में पाया जाता है। तो ये है इस आइए देखते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति को किससे शादी करना चाहिए या किससे नहीं करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि लड़का और लड़की शादी करने से पूर्व या उनके माता पिता कुंडली मिलाते हैं महाराज से या ब्राह्मण से। उसी प्रकार से हेल्थ डिपार्टमेंट में भी हमारे स्वास्थ्य विभाग से भी कुंडली मिला करके उनको बताया जाता है कि किसके साथ शादी करना चाहिए या किसके साथ शादी नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल जो है जीन है, एक पिता का है सामान्य जीन है और एक है माता का सामान्य जीन, और इसके आने वाले जो बच्चे हैं ये सभी सामान्य होंगे, तो इनको शादी करना चाहिए। अब देखते हैं कि एक पिता है वो पूरी तरह से स्वस्थ है और दूसरी ये माता है, ये सिकल सेल वाहक है, सिर्फ AS है, वाहक है। तो जब दोनों शादी करते हैं तो इनका या तो 50% चांस है उसका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो, लड़का या लड़की दोनों स्वस्थ हो, या 50% चांसेस है कि दोनों बच्चे में वाहक के रूप में सिकल सेल पाया जाए, वाहक के रूप में। इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, इसमें विवाह संबंधी सलाह भी दिया है, एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। अब इसी के अपोजिट और देख लेते हैं, उसमें पुरुष स्वस्थ था और महिला सिकल सेल वाहक था। लेकिन अगले वाला जो केस में देखते हैं, यदि सिकल सेल का वाहक पुरुष हो और जो सामान्य महिला हो तो वो भी शादी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी वही है 50% जो बच्चे हैं वो पूरी तरह स्वस्थ होंगे और जो 50% जो बच्चे हैं या महिला या लड़का या लड़की पैदा होगा तो 50% वाहक होगा। तो इसमें भी शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अगला में, यदि पुरुष स्वस्थ हो और महिला सिकल सेल रोगी हो, सिकल सेल वाहक नहीं हो बल्कि सिकल सेल रोगी हो, तो क्या होता है, जो आने वाले सभी बच्चे हैं वो पूरा 100% सभी क्या होते हैं, वाहक होते हैं। तो यदि एक पूरी तरह से रोगी रहेगा महिला तो पूरी तरह से वाहक होंगे। अब अगला देखते हैं कि यदि पुरुष जो सिकल सेल का रोगी है और महिला स्वस्थ हो तो आने वाले सभी बच्चे ये भी वाहक होंगे। अब देखते हैं सिकल सेल वाहक और सिकल सेल वाहक पुरुष और सिकल सेल वाहक महिला, इनको शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सिकल सेल वाहक पुरुष और सिकल सेल वाहक महिला यदि हो तो उनको शादी करने से सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि 25% चांसेस रहता है कि जो आने वाला बच्चा स्वस्थ होगा और 50% चांसेस रहता है कि आने वाला बच्चा वाहक होगा, और देखिए 25% चांस है कि एक बच्चा जो है पूरी तरह से रोगी मिलेगा। इसलिए हमको सोचना है कि शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो समझ गए ना कि दो सिकल सेल वाहक व्यक्ति जो हैं वो शादी करने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि मात्र 25% चांस है कि वो व्यक्ति स्वस्थ हो और 50% तो वाहक ही होगा लड़का या लड़की होने से, और अगला जो है 25% उसमें रोगी बच्चा पैदा हो सकता है। तो हमें इसके बारे में सोचना है। अब एक सिकल सेल वाहक है और दूसरा सिकल सेल रोगी, तो इसको शादी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें 50% जो बच्चे पैदा होंगे उसका चांस है कि वो सिकल सेल का उसका वाहक होंगे और 50% रोगी होगा, इसलिए इनको शादी नहीं करना चाहिए। अगला है, यदि पुरुष रोगी है और महिला वाहक हो सिकल सेल का तो उनको भी शादी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें 50% रोगी होगा और 50% वाहक होगा, और दो सिकल सेल रोगी, इसको तो शादी करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आने वाले सभी बच्चे सिकल सेल का रोगी होंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से सिकल सेल का जो है कुंडली जो होता है, तो अब हम सभी को अपना सिकल सेल को स्टेटस जांच करवाना है। जांच करवाने के पश्चात ही शादी करने का निर्णय लेना चाहिए। ये देख सकते हैं आप लोगों को, मैं सिकल सेल जो है आरबीसी के जो हाशियाकार शेप है वो दिखाना चाह रहा हूँ। ये इस प्रकार से होते हैं, जो सिकल सेल का जो हाशियाकार कोशिका है ये इस प्रकार से होते हैं, और जो आरबीसी का जो नॉर्मल शेप है इस प्रकार से होते हैं, डिस्क की तरह देखिए गोल गोल मात्रा में ये इस प्रकार से होते हैं। लेकिन जो सिकल सेल का
जो संरचना है कुछ इस प्रकार से होता है, हाशिया टाइप का। ये जब कैपिलरी में भरते हैं, ब्लड कैपिलरी में, तो फंस जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सिकल सेल का जो हमारे शरीर में बीमारी होता है। अब हम बात करेंगे कि जो सिकल सेल रोगी है या सिकल सेल वाहक है उसको क्या दवाई देते हैं या कैसा इलाज किया जाता है। तो जो सिकल सेल जो है ये दो प्रकार के हैं, एक सिकल सेल वाहक और सिकल सेल रोगी। सिकल सेल वाहक और सिकल सेल रोगी। सिकल सेल वाहक नॉर्मल व्यक्ति की तरह होता है और सामान्य जीवन जी सकता है, कुछ कुछ परेशानी आता है, लेकिन जो सिकल सेल रोगी है उसको गंभीर समस्या आता है। सिकल सेल वाहक को फोलिक एसिड प्रतिदिन लेना रहता है और फोलिक एसिड का जो टेबलेट है वो प्रतिदिन खाता है। और जो सिकल सेल रोगी है उसके लिए एक अलग से दवाई आता है, हाइड्रोक्सी यूरिया ऐसे करके एक दवाई है, उसको सिकल सेल रोगी को देते हैं। अब सिकल सेल का जो है उसके लिए हमें क्या क्या, सिकल सेल रोगी या सिकल सेल वाहक को क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात, सिकल सेल रोगी या सिकल सेल वाहक को अपना शरीर को तंदुरुस्त रखने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे पदार्थों या ऐसे फूड या ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए, ऐसे पोषक तत्वों का सेवन करना चाहिए जिससे हमारे शरीर में ब्लड अधिक मात्रा में बने और हमको ज़्यादा हार्ड वर्क या कठिन परिश्रम करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें स्ट्रोक वगैरह आने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से सिकल सेल जो रोगी या वाहक हैं उनको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि क्या सिकल सेल का परमानेंट इलाज है। जी हाँ, तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जो सिकल सेल का है परमानेंट एकमात्र इलाज है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसको अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण भी कहते हैं। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण करा करके व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि जो आज की जो जानकारी है आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग को इस बीमारी के बारे में सीखने को मिला होगा। तो इस हेल्थ टॉक के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।